माइक ऑफ कर लें जिसका भी होना है। देखिए अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, आपने पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर आप इधर सारी इनकम लिखते हैं क्या? क्या अपनी इनकम सारी यहाँ लिखी है और सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिखे हैं? सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिखे, यस और नो? यस और नो? अब प्रॉब्लम ये है कि हम जब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो क्या हम बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं? क्या हम बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं? पर एक इंसान अपनी लाइफ में क्या सिर्फ बिजनेस इनकम ही कमाता है, या फिर वो जॉब भी करके कमा सकता है, या फिर वो प्रॉपर्टी बेच के भी कमा सकता है, या फिर वो रेंट भी कमा सकता है? तो कई प्रकार की इनकम एक पर्सन कमा सकता है, ठीक है, मेनी काइंड्स ऑफ इनकम। तो सवाल ये है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पे हमें क्या करना है। तो सेक्शन 14 ने क्या किया, सारी इनकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, हेड्स ऑफ। सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने सारी इनकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। ओके, अब ये हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला लिखा गया इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, जॉब करते हैं। सेकेंड हेड बनाया गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उन लोगों के लिए जिनको क्या है, रेंटल इनकम। तीसरा हेड बनाया गया इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो लोग बिजनेस और प्रोफेशन में लगे हुए हैं उनके लिए, मतलब इन लोगों के। पांचवा हेड इन्होंने बनाया कैपिटल गेन, जिसका मतलब है प्रॉपर्टी को बेचना, बेचने से होने वाला फायदा या नुकसान। और बाकी जो इनकम बच गई जो इनमें नहीं आई, उनके लिए क्या बनाया, अदर सोर्स। तो क्या आप समझ गए कि 5 हेड बना दिए गए इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि सर 5 चैप्टर बनाने की जरूरत क्या थी, एक जगह भी तो सारी इनकम निकाली जा सकती है। तो जवाब है यस, निकाली तो जा सकती है, पर होता क्या कि अगर हम सारी इनकम एक जगह लेते तो हमारा सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाता ये आप समझो। मान लीजिए अक्षिता जॉब करती है, तो उसको इनकम कौन से होने वाली है, मेनली इनकम उसको जॉब वाली होगी। तो उसको इनकम टैक्स के कौन से रूल पता होने चाहिए, या सैलरी वाले रूल पता होने चाहिए, या ये सारे पता होने चाहिए? आवाज कट रही है, एक बार सभी बताओगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मे भी मेरे हैंड पे प्रॉब्लम है या आपके हैंड पे प्रॉब्लम है। तो एक बार सभी मुझे कमेंट कर दें ऑडियो की रिगार्डिंग, ऑडियो सही आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, आवाज़ कट रही है, कैसा है? ऑडियो सही है? जिसमें कह रहे हैं ठीक है, और तब तक कह रहे हैं आवाज़ कट रही है, इसमें कह रहे हैं कट रही है, और बोलिए बाकी लोग। अभी ट्राई करते हैं, बोलिए। 1 अब बेटर है?
हमें भी हो सकता है नेट का इशू होगा, क्योंकि माइक तो ठीक है, माइक तो वैसे भी ठीक है। बोलिए, अब ठीक है बेटा, अब आ रही है क्या ठीक? ठीक आ रही है? 1 2 3। ठीक है, ओके ओके। सुनो ध्यान से कि अक्षिता जॉब करती है, तो मुझे बताओ, अक्षिता को सैलरी वाले इस चैप्टर के रूल पता होने चाहिए या सारे पता होने चाहिए? क्या इसका काम चल जाएगा अगर इसको सैलरी के रूल्स पता है इनकम टैक्स के, या फिर इसको सारे रूल पता होने चाहिए सैलरी वाले? तो पार्टीशन करने का मतलब ही ऐसा है कि इजी हो जाए, जिसके जो काम की चीज़ है वो उसको पढ़े। ठीक है, अपन तो चलो स्टूडेंट है, हमें तो प्रोफेशनल बनना है, इसलिए हम सारा पढ़ रहे हैं। तो बाकी लोगों के लिए सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जॉब करता है वो सैलरी के रूल जान ले, अगर उसको नॉलेज चाहिए। जिसको रेंटल इनकम है वो एचपी के रूल जान ले। जो बिजनेस करता है वो बिजनेस के रूल जान ले। समझ गए? तो जैसा जिसका काम वैसा उसको नॉलेज चाहिए। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिवाइड किया गया। मुझे एक बात बताइए, आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, है ना, आपकी बुक के अंदर। चैप्टर क्यों भाई? ऐसा भी तो कर सकते थे कि है ना, पहले डाल दिया जो से आपने फाउंडेशन पढ़ा, पहले डाल दिया लो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लो डाल दिए, फिर सेल ऑफ गुड्स से डाल दिए। अलग अलग चैप्टर क्यों बनाए? एक बुक में अलग अलग चैप्टर क्यों बनाते हैं? पहले बुक में चैप्टर होते हैं, चैप्टर में टॉपिक होते हैं, टॉपिक में सब हेडिंग होती है, क्यों? सीधे भी तो पूरा कंटेंट डाला जा सकता है, जैसे नोवेल होता है वैसे पूरा डाल दें। तो पार्ट्स क्यों बनाए जाते हैं? सिंप्लिसिटी, क्योंकि भाई ठीक है, समझने वाले के लिए आसान हो जाए। वो अपने काम की चीज़ पढ़े, और जो काम की नहीं है उसको ना पढ़े। वो जाएगा पहले चैप्टर में, पहले जाएगा चैप्टर में से टॉपिक में से पॉइंट पे, क्या मुझे ये पॉइंट समझना है करके, तो पूरा समझने की जरूरत नहीं है। तो इजी बनाने के लिए यहाँ पे भी क्या किया गया है कि सारी इनकम जितनी भी एक इंसान कमा सकता है अपनी लाइफ में, उन सारी इनकम को इन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इन पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड्स ऑफ। इज दैट क्लियर? और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। डन। अब देखो सेक्शन 14 यहाँ है, तो सैलरी का जो सेक्शन होगा वो 15 से लेकर 17, मतलब सैलरी के अंदर हमें सेक्शन 15, 16 और 17 पढ़ने हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमें सेक्शन 22 से लेके 27 तक पढ़ना होगा। बीएनपी में 28 से लेके 44 ए तक पढ़ना है हमें। कैपिटल गेन में 45 से लेके 55 ए तक पढ़ना है। और अदर सोर्स में 56 से लेके 59 तक पढ़ना है। इतने सेक्शंस हमें पढ़ने हैं फिलहाल। इसके आगे भी पढ़ने, और वो बात हम बाद में करेंगे। हेड्स को समझने के लिए हमें इतने इनकम पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर? ये आपके आने वाले 5 चैप्टर, ये आपके आने वाले 5 चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं। करें स्टार्ट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसको भी रैंक लाने की इच्छा हो कि साहब मुझे रैंक लेके आनी है एनी हाउ, वो मेरी हर बात का रिप्लाई करते रहें। अगर आप हर बात का रिप्लाई करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके रैंक आने के चांसेस 25 से 50% बढ़ जाएंगे। क्योंकि
रिप्लाई करने का मतलब सिर्फ यस नो लिखना नहीं होता। रिप्लाई करने का मतलब होता है कि आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है जो मैं कह रहा हूँ, आप उसको इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। और रिप्लाई नहीं करने का मतलब जैसे अपन म्यूजिक सुनते हैं ना कि बस हाँ मज़ा आ रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, उसके लिरिक्स क्या है उनको हम ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ साउंड सुन रहे हैं। तो रिप्लाई नहीं करने का मतलब कुछ वैसा होगा, और रिप्लाई करने का मतलब है रिप्लाई जैसे आप गाना, अच्छा आप में से कहीं ऐसा होता है कि आप गाना सुन रहे हो साथ साथ में गा रहे हैं, बताओ, क्या आप में से काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि गाने सुनते हैं और साथ में गाते भी रहते हैं उसको? यस। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सुनते हैं गाते नहीं हैं, ठीक है। तो माई क्वेश्चन इज दैट किसको गाना याद होगा, सिर्फ सुनने वाले को या साथ में गाने वाले को? गाना के लिरिक्स किसको याद होंगे, सुनने वाले को या साथ में गाने वाले को? गाने वाले। तो दैट्स द पॉइंट। अब आप चाहें तो वो आप यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। मैं आपको कहूँगा कि मेरे हिसाब से आपको अप्लाई यहाँ पे करना चाहिए। तो सैलरी हेड हम पढ़ रहे हैं। सैलरी हेड में चार्जिंग सेक्शन है हमारा 15, चार्जिंग सेक्शन हमारा है 15, ठीक है। अब चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है? चार्जिंग सेक्शन का मतलब बेटा ये है कि सैलरी हेड का इंट्रोडक्शन, कि यहाँ पे कौन सी इनकम आए। कई बार बच्चों को एक बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर कौन सी इनकम कौन से हेड में आएगी, कौन सी इनकम कौन से हेड में आएगी, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैसे? पहले ये कंफ्यूजन आपके सामने रखूंगा, फिर इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी कुछ, मैं आपको डायरेक्ट, इसके लिए मुझे जो पैसा मिलेगा, ठीक है, इससे मेरे को जो इनकम होगी, क्या आप बता सकते हैं वो मेरी इनकम कौन से हेड में जाएगी? क्या वो इनकम मेरे लिए सैलरी है? क्या वो इनकम मेरे लिए बिजनेस है? और क्या वो इनकम मेरे लिए अदर इनकम? आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे होने वाली इनकम मेरे लिए कौन सी इनकम है? क्या वो सैलरी है? क्या वो बिजनेस है? और क्या वो अदर? क्या लगता है? नवीन कह रहे हैं बिजनेस है, चंचल कह रहे हैं सैलरी और बिजनेस, और अक्षिता कह रहे हैं बिजनेस है। वो तो बताना चाहता है। मेरा जवाब ये है कि इट्स डिपेंड, ये डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा? सर्कमस्टांसेस पे, कि मैं किस टर्म्स एंड कंडीशन पे पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी स्कूल के लिए, किसी कॉलेज के लिए, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अगर पढ़ा रहा हूँ, तो इट कैन बी माई सैलरी। मेरे टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं कि भैया मैं पढ़ा दूंगा और महीने के इतने पैसे लूंगा, मंथली बेसिस, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? सैलरी। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं ओनर हूँ, ओनर ऑफ ईयर, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस। ओके। और पढ़ाना मेरा काम ही नहीं है, मैं तो सीए हूँ, मैं तो अपना काम करता हूँ, ठीक है, मैं तो अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा ऑफिस। और आप क्योंकि स्पेशल है मेरे लिए, तो आपने कहा कि सर आप हमें पढ़ा दो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं पढ़ा देता हूँ। तो मेरे लिए ये इनकम क्या हो जाएगी? अदर इनकम। क्योंकि पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? अदर इनकम। बोलिए समझ में आ गया? कब कौन सी कैटेगरी में होगी? अगर मैं किसी के अंडर में पढ़ा रहा हूँ, उससे पैसे ले रहा हूँ, तो इट कैन बी सेल्फ। अगर मैं खुद मालिक हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस। और अगर पढ़ाना मेरा काम ही नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? अगर दैट क्लियर? अब अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई इनकम सैलरी में आती है या नहीं।
ये हमारा काम ये है, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं इसको, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको मिटा दूँ मैं, जो मैंने अभी नीचे लिखा है मिटा दूँ। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर का, वो आप सुनिए। पहला पॉइंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि अगर देने वाला एम्प्लॉयर, लेने वाला एम्प्लॉय, काम कराने वाला एम्प्लॉयर और काम करने वाला एम्प्लॉय, तो वो इनकम कहाँ जाएगी? सैलरी में। तो इनकम कहाँ जाएगी? सैलरी में जाएगी। मुझे बताइए, आप कॉलेज करते हैं या आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है, क्या वो स्कूल का एम्प्लॉय है? स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है, क्या वो स्कूल का एम्प्लॉय है? यस। तो उसकी इनकम कहाँ जाएगी? सैलरी में। क्या उसकी इनकम सैलरी में जाएगी? यस। अब आपके स्कूल से मुझे कॉल आता है कि सर आप एज ए गेस्ट एक बेच पढ़ा दीजिए हमारा, क्योंकि हमारा टीचर कहीं चला गया है वगैरह वगैरह, और आप हमारा एक बेच पढ़ा दीजिए। मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा, पर मैं इतने रुपए लूँगा। तो बताओ, वो मुझे जो पैसे देंगे, क्या वो मेरे लिए सैलरी है? नहीं, वो मेरे लिए सैलरी नहीं है। क्योंकि दो वर्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। पहला क्या लिखा मैंने? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो दूसरा मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपसे कहूँ कि साहब मैं आपका काम कर दूंगा, ठीक है, आप जो बोलोगे मैं काम कर दूंगा, आप मुझे कितने पैसे दो? मैं आप जो बोलोगे वो काम कर दूंगा, आप मुझे कितने पैसे दो? आपने कहा भैया 10,000 रुपये देंगे महीने के, काम करना। हमने कहा ठीक है। तो बताइए, क्या ये मेरे लिए सैलरी है? पैसे के बदले काम करना, क्या ये सैलरी है? पैसे के बदले काम करना सैलरी है या नहीं? आप, मैंने आपको कहा था पैसे दे दो, आज इतने पैसे दे देना, आप जो बोलोगे मैं काम कर दूंगा। यस, डेफिनेटली इट्स सैलरी। क्यों नहीं है? आप मुझे पैसे दे रहे हैं, ठीक है, आप जो बोलेगे वो काम मैं कर दूंगा, तो सैलरी क्यों नहीं? क्या आप मेरे बॉस नहीं हैं? क्या आप मेरे बॉस नहीं हैं? यस। मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, सर्वेंट नहीं हूँ। जाहिर सी बात आएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब कि काम करने का कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका काम कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, मैं काम करने के पैसे इतने लूंगा। दोबारा बोल देता हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझ लो। काम करने के बदले पैसे या पैसा लेने के बदले काम, क्या दोनों बातों में फर्क है या नहीं? चलते हुए बताओ। काम के बदले पैसा या पैसे के बदले काम, क्या दोनों बातों में फर्क है? वर्ड्स पे नहीं, फीलिंग्स पे जाओ। बिल्कुल फर्क है, ठीक है। आप किसी से कहते हैं कि साहब आप तो मुझे पैसे बताओ कितने दोगे, काम तो आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा, काम की टेंशन मत लो, जो आप कहोगे मैं कर दूंगा, आप तो पैसे बताओ कितने दोगे। उसने कहा 15,000 रुपये महीने के दूंगा। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं कल से आता हूँ, आप बता देना क्या करना है। तो बोलो, जॉब है या नहीं? जॉब है या नहीं? यस। और आप कहते हैं कि साहब ये काम मैं आपका करूंगा, पर मैं इसके लिए 4,000 रुपये लूंगा। जो आप काम मुझे बता रहे हैं वो काम कर दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, पर इसके 4,000 रुपये लूंगा। बताइए, क्या ये जॉब है? नहीं, ये जॉब नहीं है, क्योंकि हम काम के पैसे ले रहे हैं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। आपके घर पे एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी कोई भी एसेसरीज है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको ठीक करने के लिए कोई इंसान आता है, उसको ठीक करता है और पैसे लेता है। बताइए, फीस है या सैलरी? फीस है या सैलरी? फीस है।
आपके घर पे आप किसी ऑटो में बैठते हैं, उसको कहते हैं भैया सीधे चलो, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, आगे चलो, ये चलो, वो चलो, छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। फीस दे रहे हो या भाड़ा दे दो, सैलरी दे दो, भाड़ा या सैलरी? क्यों? रीजन, रीजन ये कि वो दोनों ही लोग आपके नौकर नहीं थे, आप उनके मालिक नहीं थे। उन्होंने काम करने के लिए वो आए थे, काम किया, पैसे दिए। समझ लो। तो जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होगा, वो इनकम कहाँ आ जाएगी? सैलरी में आ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक्सेप्शन का मतलब कई बार ऐसा होता है कि कहीं इनकम लगेगी कि वो सैलरी इनकम है, पर वाकई में वो सैलरी इनकम नहीं है। क्या? वो मैं लिखवा रहा हूँ। पार्टनर्स रेमुनेशन। आपने 11th-12th में पार्टनरशिप पढ़ी है? 11th-12th में पार्टनरशिप पढ़ी है ना, अकाउंट में? आपने पढ़ा होगा कि एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है, और सैलरी भी लेता है, बोनस भी लेता है, कमीशन भी लेता है। तो बताइए, पार्टनर को वो जो सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा है, क्या वो उसकी सैलरी इनकम है? पार्टनर को मिलने वाली सैलरी क्या इस चैप्टर में आएगी या नहीं? सोच समझ के लो। पार्टनर को मिलने वाली सैलरी क्या इस चैप्टर में आएगी या नहीं? नवीन सत्या कह रहे हैं यस, और चंचल कह रहे हैं नो। अच्छा मुझे बताओ, उन क्या वो पार्टनर नौकर है? क्या वो पार्टनर जो है सर्वेंट है? क्या पार्टनर सर्वेंट है? नवीन, नहीं। क्या फर्म उनके मालिक है? क्या फर्म पार्टनर की मालिक है? क्या फर्म पार्टनर की मालिक है, ओनर है? नहीं। तो बताइए एम्प्लॉयर कौन, एम्प्लॉय कौन? नवीन बताएगा। एम्प्लॉयर कौन है इस केस में, और एम्प्लॉयर कौन है? हु इज द एम्प्लॉयर, हु इज द एम्प्लॉय? बोलो भाई, कौन एम्प्लॉयर है, कौन एम्प्लॉय है? नवीन। पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा ले रहा है पार्टनर एज ए सैलरी, तो मालिक कौन है, नौकर कौन है? एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है पार्टनर, और मालिक कौन है, एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर कौन है? यार है नौकर, मतलब एम्प्लॉयर है नौकर, मतलब क्या बोलना चाहते हैं? पार्टनर है एम्प्लॉई, और पार्ट एम्प्लॉयर है नौकर, क्या बोल? फर्म एम्प्लॉयर है, पार्टनर एम्प्लॉयर। क्या लिख रहे हो बेटा, थोड़ा ढंग से लिखो, टाइपिंग एरर मत करो। चलिए, मैं समझ गया आपने क्या लिखा है, पर गलत लिखा है बेटा। कैसे समझो? क्या आपने फॉर्म में ये लाइन पढ़ी है? क्या आपने फॉर्म में ये लाइन पढ़ी है? वन फॉर ऑल फॉर वन। क्या फॉर्म में आपने ये लाइन पढ़ी है? वन फॉर ऑल फॉर वन। तो मालिक और नौकर की बात आती ही नहीं है। ये बात कभी कह मत देना किसी को कि पार्टनर नौकर होता है। हाँ, दूसरे पार्टनर, पार्टनर है ना, ये पिटाई कर देगा आपकी। कभी अपने किसी पार्टनर को कह मत देना कि तू नौकर है। मालिक भी वही है, नौकर भी वही है, पार्टनर भी तो वही है, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? दो लोगों का ग्रुप, दो या दो से ज्यादा लोगों का। तो दो लोग अगर पार्टनर है तो दोनों ही मालिक है, तो दोनों सैलरी ले रहे हैं, तो दोनों ही नौकर है। ठीक है।
इसलिए ये इनकम सैलरी में नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। पार्टनर को मिलने वाला रेमुनरेशन सैलरी में नहीं आता है, क्योंकि दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। ध्यान से समझो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि काम करने वाला एम्प्लॉय है बाकी एम्प्लॉयर है। काम कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए। यहाँ पे तो पार्टनर ही काम करने वाला है और पार्टनर ही करवाने वाला है। खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है। बोलिए, इधर क्लियर? एक बार सभी का कमेंट चाहिए मुझे, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि सर समझ में नहीं आया था आपने क्या बोला। अगर नहीं आया तो पूछ लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार पूछो, दो बार पूछो, 10 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा ना करना कि अगले चैप्टर में जाने के बाद पिछला चैप्टर पूछो। ठीक। अच्छा, एमएलए आप जानते हैं, आपके एरिया के एमएलए एमपी, उनको जो सैलरी मिलती है, क्या वो उनकी सैलरी इनकम होगी? एमएलए एमपी को जो पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, क्या वो उनकी सैलरी इनकम होगी? सभी कह रहे हैं, सभी क्या कह रहे हैं? बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ। कैसे कह रहे हैं? कितनी करेंगे? आई सेड नो। क्या नेतागिरी करना इनकी जॉब है? ये बताओ, क्या नेतागिरी करना नेता की जॉब है? नेतागिरी करना किसी नेता की जॉब होती है क्या? नहीं होती। फर्स्ट, क्या नेतागिरी करना उसका बिजनेस है? नहीं, बिजनेस ही नहीं। तो इसलिए ये आएगा अदर्स। एक बात ध्यान हमेशा रखना, एमएलए एमपी अगर आप बोलते हैं कि उनकी इनकम सैलरी में जाएगी, इसका मतलब वो एम्प्लॉई है। और अगर वो एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर कौन है? अगर वो एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर कौन है, बताओ, मालिक कौन है? आप कहेंगे सर गवर्नमेंट। यही कहोगे? बोलो, जिन्होंने कहा कि सैलरी में जाएगा, क्या वो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है? बोलोगे, रिप्लाई तो कर दो। जिन्होंने कहा कि यह सैलरी में जाएगा, तो जाहिर सी बात है, एम्प्लॉय कौन हो गया? एमएलए। तो फिर मालिक कौन है? गवर्नमेंट। ये सोचा था। तो कभी आपने ये सोचा है, ऐसे इसको रिवर्स में सोचा है कि क्या एमएलए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है? क्या गवर्नमेंट जॉब है एमएलए बनना? क्या एमएलए बनना गवर्नमेंट जॉब है? एमएलए खुद गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट जॉब में है? एमएलए गवर्नमेंट का हिस्सा है या गवर्नमेंट जॉब में है? बोलिए भाई, एमएलए एमपी जो होते हैं वो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है या वो गवर्नमेंट जॉब में है? गवर्नमेंट का हिस्सा है, बिल्कुल बेटा, जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ी होते हैं। अच्छा, आप किसी एमएलए को गवर्नमेंट कह सकते हैं, जा भाई वहाँ पे जाके झाड़ू लगा, ऐसे बोल सकते हैं? या अगर ऐसे बोल सकते हैं गवर्नमेंट एमएलए को कि जाओ भाई वहाँ पे कल जाके ये करना, वहाँ पे सफाई करना, वहाँ पे झाड़ू लगाना, या फिर उसको जाके ये करना, ऐसे काम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट उसको एमएलए को? नहीं, काम नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव। वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो नौकर नहीं है। उनको पैसा रिप्रेजेंट करने का मिल रहा है। आपको अपनी पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या कभी आपको वॉलंटियर बनाया गया है, या आपने किसी को वॉलंटियर बनाया क्लास में? क्लास में वॉलंटियर्स होते थे। क्या क्लास में वॉलंटियर्स होते थे, या किसी को सिलेक्ट किया जाता था कि भाई ये क्लास के भी आपसे कोई बात करेगा प्रिंसिपल से? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि कोई शिकायत करनी थी, आपने एक बंदे को आगे कर दिया कि भाई एक काम कर, तू सबके बेस पे प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दे, हम तेरे साथ? तो जो बंदा आगे खड़ा होता है, लीडर बनता है, क्या वो आपका सर्वेंट है? जो बंदा आगे होके आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ब्याह पे कोई बात कह रहा है, क्या वो आपका सर्वेंट है? नहीं। तो फिर ये कैसे हो सकता है? ये भी तो यही कर रहे हैं।
इनको भी तो आपने चुना है रिप्रेजेंट करने के लिए कि लोकसभा में राज्यसभा में जो भी बातें होगी उसमें आप हमें रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारे नौकर कहाँ से हुए? ना ये हमारे नौकर हैं और ना ही ये गवर्नमेंट के नौकर, दे आर रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए? इसलिए इनकी सैलरी अदर सोर्स में जाएगी, इस चैप्टर में नहीं आएगी। पहले सोचो मालिक कौन, नौकर कौन, फिर आंसर। मिनिस्टर, जैसे ही मिनिस्ट्री मिल जाती है ना इनको, ये फिर गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। अभी तक ये रिप्रेजेंटेटिव थे, गवर्नमेंट का इन पे कोई कंट्रोल नहीं था, इनको आप लोगों ने चुना है। पर जैसे ही ये मिनिस्टर बन जाते हैं फिर ये किस में आ जाते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। ऑडियो क्लियर है या नहीं है? एक बार सभी बता दीजिए। वॉइस ठीक है? ऑडियो ठीक है क्या? ओके बेटा, एक बार आप भी माइक एडजस्ट कर लो। आई थिंक यहाँ से ठीक है, एक बार तो नेटवर्क इशू हो सकता है। तो मिनिस्टर की सैलरी सैलरी हेड में आएगी। प्राइम मिनिस्टर की भी आती है, चीफ मिनिस्टर की भी आती है। बोलिए, ये पॉइंट क्लियर है सबके? क्या कुछ नया सीख मेरे पास? हाँ तो आप री लॉगिन कर लो ना बेटा, आपके पास करके आ रही है, आपके पास करके आ रही है, दैट मीन्स आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन कर लीजिए, या नेटवर्क नेट बंद करके वापस। बोलिए, क्या कुछ नया सीखने को मिला आपको? कहीं नई बात समझ में आई कि यस आज तो हमें कुछ नया पता चला? आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, सैलरी में क्या आता है ये तो हमने पढ़ लिया। सैलरी में क्या आता है ये तो हमने पढ़ लिया कि जब भी दो लोगों के बीच में ये रिलेशन होगा तो लेने वाले बंदे को जो पैसा मिल रहा होगा वो सैलरी। तो रिलेशन नहीं है तो सैलरी नहीं है। अब बात आती है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी का मतलब क्या है? टैक्सेबिलिटी का मतलब ये कि सैलरी पे टैक्स कब लगता है। सैलरी पे देखो दो इवेंट होते हैं वैसे, इवेंट दो होते हैं हमारे। क्या दो इवेंट होते हैं, क्या आप समझ लीजिए। पहला इवेंट ये होता है सैलरी का ड्यू होना, और दूसरा होता है सैलरी का रिसीव होना। क्या दोनों बातें अलग अलग हैं? सैलरी ड्यू होना और रिसीव होना क्या बातें अलग अलग हैं? ड्यू होने का मतलब है वर्क डन, या फिर राइट मिल जाए। आपने महीने की 30 तारीख तक काम कर लिया, क्या आपके पास राइट आ गया एक महीने की सैलरी लेने का? आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक महीने काम कर लिया, तो काम कर खत्म होते ही क्या आपके पास राइट आ गया एक महीने की सैलरी लेने का? बोलिए। आ गया राइट? पर क्या राइट आने का मतलब पैसा मिल गया थोड़ी। ऐसा हो सकता है कि 30 तारीख को मेरे पास राइट आ गए, अभी कौन सा महीना, 30 सितंबर, कल मेरा एक महीना कंप्लीट हो गया और मुझे पैसे लेने का राइट मिल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पैसे मुझे वाकई में 7 अक्टूबर को मिले? 30 सितंबर तक मैंने जो काम किया है, 30 सितंबर को मुझे राइट मिल गया था पैसा लेने का, और मुझे पैसा वाकई में 7 तारीख को मिला। कैसा हो सकता है? यस, डेफिनेटली होता ही है ना। अब सवाल ये है कि मुझे जो टैक्स देना है वो इस बेसिस पे देना है या इस बेसिस पे देना है? ड्यू और रिसिप्ट, मुझे कौन से बेसिस पे टैक्स देना है? ठीक है, तो इसका आंसर है विच एवर इज अर्ली, विच एवर इज अर्ली, जो पहले हो जाए हमें उस पर टैक्स देना है। अभी आ जाएगा, पहले पूरा कंसेप्ट सुन लो फिर बता देंगे। मैं पूछूंगा आप कि डाउट है तो बोल दो, तब आप बिल्कुल बता देंगे। टैक्सेबिलिटी का मतलब हमने काम कर लिया और हमें पैसा लेने का राइट मिल गया, तो उस दिन हम कहेंगे हमारी सैलरी ड्यू हो गई।
रिसीव का मतलब जब हमें वाकई में पैसा मिलेगा। हमें टैक्स किस बेसिस पे देना है? हमें टैक्स इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा उस बेसिस पे देना है। ठीक है? आप कैसे समझेंगे? आप कहेंगे कि सर मैंने पूरे साल काम कर दिया, 2020-21 में पूरे साल मैंने काम कर दिया। ठीक है? तो कितने रुपए महीने पे किया? 20,000 रुपये पर मंथ पे। पर एट द ईयर एंड 31 मार्च कब होगा ईयर एंड बोलो? 31 मार्च 2021 का होगा। उस दिन मेरी 2 महीने की सैलरी बाकी थी। क्या ऐसा हो सकता है? काम तो मैंने पूरे साल कर दिया, पर महीने के साल के आखिरी दिन मेरी 2 महीने की सैलरी बाकी है, मुझे मिली नहीं है। 2 महीने की सैलरी मेरी बाकी है, मुझे मिली नहीं है। बॉस ने कहा कि 2-4 दिन में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसने मुझे दे दी 15 अप्रैल को। आपने मान लीजिए 15 अप्रैल 2021 को दे दी। पर ये तो प्रीवियस ईयर से बाहर चला गया ना, हमें इससे मतलब नहीं। हमें मतलब यहाँ तक। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने प्रीवियस ईयर 2021 में पूरे साल काम किया 20,000 महीने। जब मैं साल खत्म हुआ तो मेरी 2 महीने की सैलरी बाकी थी और बॉस ने कहा था 2-4 दिन में दे दूंगी। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे टैक्स कितने महीने की सैलरी पे देना चाहिए? 10 महीने पे या 12 महीने? क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं इनकम को। एक बात ध्यान रखना, हम टैक्स किस पे दे रहे हैं? इनकम पे। तो इनकम कितनी है मेरी? 10 महीने की इनकम है या 12 महीने की इनकम है? मैंने कितना पैसा कमाया प्रीवियस ईयर में? 2 लाख या 2,40,000? मैंने कमाया 2,40,000। मैंने कितना कमाया? 2,40,000। 12 महीने मिला नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मिला नहीं हो तो 2 दिन बाद मिल जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने कमाया नहीं। टैक्स लग रहा है इनकम पे, टैक्स रिसिप्ट पे नहीं लग रहा। टैक्स किस पे लग रहा है? इनकम। आपने कमाया कितना? 2 साल। तो टैक्स कितने पे लगेगा? 2 साल। आपका पैसा बाकी है तो है, मिल जाएगा 2-4-5 दिन में, 10 दिन में मिल जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप टैक्स नहीं देंगे हमें। ठीक? मैं इसको आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। आप में से सब लोगों ने P&L अकाउंट बना रखा होगा, बोलो बना रखा है या नहीं बना रखा? क्या आपने सब लोगों ने P&L अकाउंट बना रखा है? ट्रेडिंग P&L। ट्रेडिंग P&L में क्या आप यहाँ पे सेल्स लिखते हैं? क्या आप बाई सेल्स लिखते हैं ट्रेडिंग में? तो मुझे बताइए, सिर्फ कैश सेल्स लिखते हैं या क्रेडिट सेल भी लिखते हैं? जब आप बाई सेल्स लिखते हैं तो सिर्फ कैश वाली सेल लिखते हैं या जो उधार में माल बिका है वो भी लिखते हैं? बोथ लिखते हैं। बोलो भाई, बाकी लोग भी बोल दो। बोथ लिखते हैं। क्यों भाई बोथ क्यों लिखते हैं? पैसा तो बाकी है ना इसका। जिसको उधार माल बेचा उसका पैसा तो अभी आया नहीं ना, तो फिर वो क्यों लिखते हो? चंचल बताएगी। चंचल बताएगी कि हम क्रेडिट वाली सेल क्यों लिखते हैं। हम दोनों सेल क्यों लिखते हैं? हाँ चंचल, मैं कौन कह सकते होता? क्योंकि उसने सेल की है। नहीं, पर अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट सेल लिखूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा? क्या मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा? जीपी और एनपी बढ़ेगा मेरा? क्या मेरा जीपी एनपी बढ़ेगा बेटा? तो हमने सेल यहाँ पे इसलिए लिख दी कि सब माल तो बिका ही है, प्रॉफिट तो हमें हुआ ही है, पैसा 10 दिन बाद मिल जाएगा। तो बिजनेस में चलता रहता है। हम किसी को क्रेडिट पीरियड देते हैं 10 दिन का, 20 दिन या 30 दिन का, तो 10 दिन बाद पैसा आ जाएगा। क्या इस 10 दिन बाद पैसे आने की वजह से हम यहाँ पे सेल ना लिखें? क्या ये सही होगा कि हम यहाँ पे क्रेडिट सेल ना लिखें? क्या ये सही होगा कि हम यहाँ पे क्रेडिट सेल ना लिखें? नहीं।
ये सही नहीं होगा। तो जब हम उधार वाला बेचा हुआ माल यहाँ लिख सकते हैं, तो फिर जो हमारी सैलरी बाकी है उस पर हमारे पे टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? ये बताइए, दोनों में क्या फर्क है? एक ही तो बात है, ये भी तो उधार है। जो सैलरी आपकी 2 महीने की बाकी है वो तो अगले दिन मिल जाएगी, 10 दिन में मिल जाएगी, तो फिर हम उस पर टैक्स क्यों ना दें? तो वो हमारी इनकम क्यों नहीं है? इनकम तो 240 है, इंक्लूडिंग कैश एंड आउट स्टैंडिंग, ऐसा बोल दो। जैसे हम यहाँ पे कैश एंड क्रेडिट ले रहे हैं, वहाँ पे ऐसे भी कैश और आउट स्टैंडिंग ले लो, क्या दिक्कत? बोलिए, आई बात समझ में? दोबारा मैं पूछता हूँ, 12 महीने पे टैक्स देना चाहिए मुझे या 10 महीने? ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ मैं, कि मुझे टैक्स 12 महीने पे देना चाहिए या 10 महीने? रीजन समझ में आ गया? क्योंकि हमने कमा लिया है, मिल जाएगा 2 4 5 10 दिन में, उसमें कोई क्या फर्क पड़ने वाला है? कमाया तो है हमने। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पूरे साल काम किया, आप जॉब करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, आपने पूरे साल काम कर लिया, 31 मार्च का दिन आया और 31 मार्च के दिन काम तो पूरा हो गया, सैलरी भी आपकी पूरी बनती है, पर 2 महीने की सैलरी मिलनी बाकी है। बॉस ने कहा 2 4 दिन में देंगे, तो आप जो टैक्स देंगे वो 12 महीने की सैलरी पे होगा या 10 महीने की सैलरी पे? सवाल ये, 12 महीने पे होगा, डेफिनेट सी बात, क्योंकि बेटा कमाया तो 12 महीने का है ना। ये क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब मैं इसमें एड ऑन कर रहा हूँ एक पॉइंट और। मार्च में 12 महीने की सैलरी तो आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। 12 महीने की सैलरी तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, नया एग्जाम्पल, और आपने एडवांस ले लिया 1 महीने का। 12 महीने की सैलरी तो आपकी ड्यू भी हो चुकी है और आपको मिल भी चुकी है। 1 महीने का पैसा आपने एडवांस ले लिया इस साल, अगले साल का, ठीक है, अप्रैल वाली सैलरी भी आज ही ले ली, ठीक है। तो बताओ हमारी सैलरी ड्यू कितने महीने की हुई है? क्या 12 महीने की दी हुई है? क्या हमारी सैलरी 12 महीने की दी हुई है? नहीं, कितने की हुई? ये 12 की तो हुई, इसमें नहीं हुई चंचल। आपने 12 महीने काम किया और 12 महीने की सैलरी ले ली, 1 महीने की सैलरी एडवांस और ले ली, तो 12 महीने की ड्यू तो हुई है ना। बोलो, रिसीव कितने महीने की हुई है? मैं कहूँ 13 महीने की, सही है। रिसीव 13 महीने की हुई है, सही है क्या? 12 करंट ईयर के और 1 महीना एडवांस। बोलिए, क्लियर है? क्या 13 महीने की सैलरी रिसीव हुई है मुझे? अब सवाल ये है कि मुझे टैक्स कितने महीने का देना है, 12 पे या 13? कंसेप्ट ध्यान में रखना, मुझे टैक्स कितने पे देना है, 12 पे या 13 पे? तो ध्यान से समझो, हमें टैक्स देना है 13 महीने, हमें टैक्स कितने पे देना है, 13 महीने। रीजन क्या है? रीजन समझो, 12 महीने तो ड्यू भी हो गया, मिल भी गया, तो 12 महीने तो भूल जाओ, 12 पे तो देना ही देना है, कोई डाउट नहीं है। 1 महीने पे आप ये रूल लगा के बताओ मुझे, क्या 1 महीने की सैलरी ड्यू हो गई? क्या वो 1 महीने की सैलरी ड्यू हो गई? जो हमने एडवांस लिया है, क्या वो सैलरी ड्यू हो गई? नो, नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्या वो रिसीव हो गई? क्या रिसीव हो गई? यस, रिसीव हो गई। तो अगर मैं कहूँ ड्यू और रिसीव जो पहले हो, जो पहले हो, तो बताओ क्या एक काम हो गया इस साल? क्या हमारे प्रीवियस ईयर में एक काम हो गया ड्यू और रिसीव में से? ड्यू और रिसीव में से एक काम हो गया, यस, तो ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि हमारा रूल क्या है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, चाहे ड्यू पहले हो जाए चाहे रिसीव पहले हो जाए।
तो इसलिए इस साल 13 महीने पे टैक्स लगेगा। 12 महीने वो जो ड्यू और रिसीव दोनों हो गए, और 1 महीना वो जो एडवांस में। आई बात समझ में? अब एक बात और समझो, इस साल हमने अप्रैल 2021 को टैक्सेबल कर दिया क्योंकि हमें एडवांस मिल गया था। इस साल हमने अप्रैल 2021 को टैक्सेबल कर दिया क्योंकि हमें एडवांस मिल गया था। तो जब हम अगले साल की इनकम निकालेंगे तो कितने महीने की निकालेंगे, 11 की या 12 की? अगले साल जब हम इनकम निकालेंगे तो 11 की निकालेंगे या 12 की? बिल्कुल, बिल्कुल सही है, 11 की निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 12 की निकालेंगे तो डबल टैक्स लग जाएगा। इसलिए अगले साल हम इनकम कितनी लेंगे, 11 महीने की। बिल्कुल ठीक है, 11 महीने बिल्कुल ठीक है। बोलिए, आई बात समझ में? ठीक है। तो पूरी डिटेल में समझाने के बाद अब मैं इस कंसेप्ट को शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ आपको, तो आप इसको समझ लेना। और अब बता दो किसी के कोई डाउट है? चिराग, अब बोलो डाउट तुम्हारा। नहीं डाउट? शुरू में तो बेटा एक लाइन बोली थी मैंने, उसमें तो क्या अपन समझाएंगे, 10 एग्जांपल देंगे तब बात समझ में। ओके, अब मैं फाइनल कंक्लूजन लिख रहा हूँ, वो आप देखिए। एक्सेबिलिटी के अंदर मैं लिख रहा हूँ ड्यू और रिसिप्ट, विच एवर इज अर्ली, जो पहले होगा उस पर टैक्स लगेगा। इसका मीनिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में, 31 मार्च 2021 के बीच में ड्यू और रिसीव में से एक काम का होना जरूरी है। इस पूरे पीरियड के अंदर ड्यू और रिसीव में से एक काम होना जरूरी है। बोलो, क्या सही बोल रहा हूँ? क्या मैं ऐसा कह दूं कि इस पूरे पीरियड के दौरान ड्यू और रिसीव में से एक काम होना जरूरी है? और दूसरा पॉइंट मैं ये कह दूं कि एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। ऐसा भी कह सकता हूँ कि एडवांस सैलरी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, रिसीव पहले हो जाएगा, ड्यू बाद में होगा, तो जिस साल मिलेगी उसी साल टैक्सेबल हो जाएगी। एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, ऐसा कहा जा सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और टैक्सेबिलिटी। क्या दोनों पॉइंट क्लियर है? क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है आपको? लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आज का। मिस्टर नवीन प्रीवियस ईयर में 11 महीने काम किया, ठीक है, और 11 महीने की सैलरी मिली थी। बताओ कितने महीने की सैलरी पे टैक्स देना हो? 11 महीने काम किया था और 11 महीने की सैलरी भी मिली थी, तो 11 पे देना है। दूसरा एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर में 12 महीने काम किया और 9 महीने की सैलरी रिसीव हो गई, कितने महीने पे टैक्स देना होगा?
वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। 12 महीने। तीसरा, प्रीवियस ईयर में 12 महीने काम किया और 11 महीने की सैलरी मिली। कितने महीने का टैक्स देना होगा? सत्यक चिराग रिप्लाइड, सत्यक एंड चिराग रिप्लाइड, प्रीवियस ईयर में 12 महीने काम किया है ना, और रिसीव भी कर लिया, साथ में लिख रहा हूँ मैं, काम भी किया और रिसीव भी कर लिया, और 2 महीने का एडवांस है। बोलो कितने महीने का टैक्स देना है? ठीक। अब थोड़ा ट्रिकी पूछूंगा, ध्यान से समझना। 12 महीने काम किया है और 1 जनवरी को, 1 जनवरी लास्ट था ये, 1 जनवरी 2021 को एडवांस लिया फोर में। कितने महीने की सैलरी पे टैक्स देना है? 12 महीने काम किया 1 जनवरी 2021 को, 2021 की बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2021 को 4 महीने का एडवांस लिया। सिंपल कह रहे हैं 16, अक्षिता कह रहे हैं 13, और वेरी सुपर 13। बेटा ये 4 महीने में 3 महीने तो पुरानी है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तो पिछले साल में आ गए ना इस 12 महीने में। अप्रैल ही तो अलग से रहा, 1 महीना ही तो एक्स्ट्रा हुआ है, बाकी 3 महीने तो पुराने ईयर के ही है। एडवांस कब लिया ये भी ध्यान रखना, समझे? जनवरी को जो एडवांस लिया था उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल था, तो मार्च तक तो हम वैसे ले चुके हैं, तो इसलिए 13 महीने। आई होप इट्स क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।